डियर स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड के बारे में काफ़ी पढ़ चुके हैं। हमने वर्किंग स्ट्रेस मेथड से सिंगली रेनफोर्स बीम और डबली रेनफोर्स बीम की डिज़ाइन करना सीख लिया है। अब हमें लिमिट स्टेट मेथड के बारे में पढ़ना है। वर्किंग स्ट्रेस मेथड हमारी पहली मेथड थी जिससे हम कंक्रीट स्ट्रक्चर को विधिवत डिज़ाइन करते थे। वर्किंग स्ट्रेस मेथड हमारी स्ट्रेस या प्रतिबलों पर आधारित विधि है। इसमें हमने स्ट्रेस का यूज किया है और एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी का यूज किया है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी की सहायता से वर्किंग स्ट्रेसेस निकाले थे। इसमें हम केवल मटेरियल की इलास्टिक लिमिट तक की कैपेसिटी का उपयोग करते हैं, लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ हमने पाया कि ये विधि आवश्यकता से ज़्यादा सुरक्षित है। इसमें सेक्शन ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा आता है, मटेरियल ज़्यादा यूज़ होता है, जिसके कारण अनइकोनॉमिकल हो सकती है और स्पेस भी ज़्यादा यूज़ होता है। डेवलपमेंट के साथ ही इससे ज़्यादा सुरक्षित, ज़्यादा फ्लेक्सिबल मेथड्स बनी। उनमें से लिमिट स्टेट मेथड सबसे अच्छी मेथड है जो आज हम उपयोग कर रहे हैं। आज IS 456 2000 के बाद से हमारे सारे स्ट्रक्चर मूल रूप से लिमिट स्टेट मेथड से ही डिज़ाइन किए जाते हैं। तो अब हमें देखना है कि लिमिट स्टेट मेथड क्या है। हमारा जो कोर्स आउटलाइन है, हम जो पढ़ने वाले हैं, वो हम लिमिट स्टेट मेथड का इंट्रोडक्शन देखेंगे। लिमिट स्टेट मेथड क्या है, क्या एजम्पशंस लिए हैं, इसके डिज़ाइन कांस्टेंट क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस इंट्रोडक्शन में देख लेंगे। इसके बाद में हम एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन देखेंगे। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हमने ये पढ़ लिया है। अब हमें वही सारी चीज़ें लिमिट स्टेट मेथड से करके देखनी है। इसके बाद में हम एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन देखेंगे। ये भी हमने वर्किंग स्ट्रेस मेथड से कर लिया था। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हमने शियर, बॉन्ड और डेवलपमेंट लेंथ के बारे में नहीं पढ़ा है। अब हम ये देखेंगे कि हम शियर के लिए अपने स्ट्रक्चर को कैसे डिज़ाइन करते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है और डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है। डेवलपमेंट लेंथ हमारे लिए एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है, उसके बारे में हम देखेंगे। इसके बाद में हम एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ टी बीम देखेंगे। टी बीम क्या होती है और इसकी एनालिसिस कैसे करनी है। 3 केस इसमें बनते हैं, जिनमें से हमें सिलेबस में केवल 2 केस के बारे में ही पढ़ना है, तो हम एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ टी बीम पढ़ेंगे। इसके बाद में हम डिज़ाइन ऑफ स्लैब पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि 1 वे स्लैब क्या होता है, 2 वे स्लैब क्या होता है और इस तरह के स्लैब को हम कैसे डिज़ाइन करते हैं। हमें अगला जो स्टडी करना है वो है डिज़ाइन ऑफ एक्सेली लोडेड कॉलम एंड फुटिंग्स। ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। हमें पहले कॉलम के बारे में देखना है और इसके बाद में फुटिंग के बारे में भी देखना है, फुटिंग कैसे डिज़ाइन करते हैं। हमें केवल एक्सेली लोडेड कॉलम के बारे में ही स्टडी करनी है, हमें बाकी सारे केस नहीं पढ़ने। प्रिंसिपल ऑफ अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, और हम एक स्केच बुक बनाएंगे। उस स्केच बुक में हम जो भी डिज़ाइन करेंगे उनकी ड्राइंग भी बनाएंगे। इस तरह से हम ड्राइंग बनाना भी सीख जाएंगे और ड्राइंग को पढ़ना भी सीख जाएंगे। हम देखेंगे स्टैंडर्ड नोटेशंस क्या यूज़ होते हैं हमारे रेनफोर्समेंट डिज़ाइन में या रिवार डिज़ाइन में, रिवार प्रेजेंटेशन में। तो जो हमारा रिवार प्रेजेंटेशन होता है उसे हम देख लेंगे कि हम कैसे एक स्लैब की डिज़ाइन बनाएंगे, एक कॉलम की डिज़ाइन कैसे बनाएंगे और एक बीम को हम कैसे ड्राइंग बनाएंगे। ये सारी चीज़ें हमें अपने स्केच बुक में इंक्लूड करनी है। हम कम से कम 8 ड्राइंग शीट्स जरूर बनाएंगे। आपके सिलेबस में जो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन है, जो हमारा पूरा सिलेबस है, उसमें फिक्स्ड एंड कंटिन्यूस बीम को 8 पीरियड में कंप्लीट करना था अगर नॉर्मल सिचुएशन होती तो।
वर्किंग स्ट्रेस मेथड 10 पीरियड में करना था, हमने इतना पोर्शन कंप्लीट कर लिया। लिमिट स्टेट मेथड का इंट्रोडक्शन लगभग 8 पीरियड में। एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम 13 पीरियड में। एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ डबली रेनफोर्स्ड बीम लगभग 13 पीरियड में। शियर एंड बॉन्ड अपेक्षाकृत छोटा हिस्सा है 9 पीरियड में। डिजाइन ऑफ टी बीम लगभग 14 पीरियड में। डिजाइन ऑफ स्लैब, इसमें हम दोनों तरह के स्लैब पढ़ेंगे, 1 वे और 2 वे सिंपली सपोर्टेड स्लैब। इसमें हमें लगभग 16 पीरियड लगेंगे, जिसमें हम डिज़ाइन भी करेंगे और डिज़ाइन भी देखेंगे और ड्राइंग भी देखेंगे। और लगभग 16 पीरियड में ही हम कॉलम और फुटिंग की डिज़ाइन देखेंगे। अर्थक्वेक से रिलेटेड हम लगभग 11 पीरियड में पढ़ेंगे। इस तरह से हमारा पूरा सिलेबस होगा। अभी हमने बहुत कम पढ़ा है, आप लोग देख सकते हैं, लगभग 18 पीरियड का ही हमने पढ़ा है और लगभग 90 पीरियड में हमें टोटल जाना है। तो अभी हमारा बहुत सारा हिस्सा बाकी है, हम इसे जल्दी जल्दी करके पढ़ते जाएंगे। हम जब ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो हमारे ऑब्जेक्टिव क्या हैं, हमें क्या सीखना है, हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो हैं, हम ये जान लेंगे कि आरसीसी डिज़ाइन के लिए कौन कौन से डिफरेंट मेथड हैं। उन मेथड में कंपैरिजन भी हम करेंगे। हम ये देखेंगे कि किस मेथड में कौन सी चीज़ अच्छी थी, कौन से एडवांटेज थे और क्या डिसएडवांटेज थे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हम लिमिट स्टेट मेथड का यूज क्यों करते हैं। वाई लिमिट स्टेट मेथड इज बेटर देन अदर, ये दूसरों से ज़्यादा अच्छी कैसे है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमारे लिमिट स्टेट मेथड के मेन एलिमेंट्स क्या हैं, इसके मुख्य अवयव क्या हैं, मुख्य भाग क्या हैं, वो देखेंगे। लिमिट स्टेट मेथड से डिज़ाइन करने के लिए हमने क्या क्या एजम्पशंस माने हैं, क्या क्या मान्यताएं मानी हैं, हम वो भी देखेंगे। जहाँ तक मान्यताओं का सवाल है, थ्योरी पेपर में आपको 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, व्हाट आर द एजम्पशंस इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड और व्हाट आर द एजम्पशन इन लिमिट स्टेट मेथड। इन 2 में से एक क्वेश्चन आपको जरूर आना है, तो आपको ये 2 क्वेश्चन थ्योरी क्वेश्चन के तौर पे तैयार करके रखने पड़ेंगे। चलिए अब हम शुरू कर देते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट डिजाइन मेथड, आरसीसी डिजाइन के लिए हम कौन कौन से मेथड्स यूज करते हैं। आप लोग बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर हैं, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, ये इलास्टिक मेथड भी कहलाता है। इस मेथड में हम वहां तक ही स्ट्रेंथ का यूज करते हैं जहां तक कि हमारी इलास्टिक लिमिट होती है, उसके बियॉन्ड हम लिमिट मटेरियल की स्ट्रेंथ को कंसीडर ही नहीं करते हैं। इसमें जो हमारे स्ट्रेसेस होते हैं, वर्किंग स्ट्रेस हम निकालते हैं स्ट्रेस ओवर फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट के लिए 3 होता है और स्टील के लिए 1.8 के आसपास होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, और इस कारण से हमारा स्ट्रक्चर बहुत ही सुरक्षित बनता है। इसमें फेलियर के चांस बहुत ही कम होते हैं। ये इसका एडवांटेज था, लेकिन डिसएडवांटेज है कि इसमें जो हमारा सेक्शन आएगा वो बड़ी साइज का आएगा, अनइकोनॉमिकल होगा, मटेरियल और स्पेस दोनों चीज़ें ज़्यादा उपयोग होंगी। ये मेथड काफ़ी सरल मेथड है, लेकिन इसमें हम मटेरियल की पूरी स्ट्रेंथ का उपयोग नहीं करते। फैक्टर ऑफ सेफ्टी फिक्स है, हम स्ट्रक्चर के टाइप के हिसाब से नहीं बदल सकते। लोड और स्ट्रेस दोनों के लिए हम कोई भी कंडीशन को परिवर्तित नहीं कर सकते। इसके अलावा ये विधि स्ट्रेस पे आधारित है और स्ट्रेस का मेजरमेंट डाउटफुल होता है। प्रतिबल की परिभाषा आप लोगों ने पढ़ी होगी,
किसी पदार्थ में बल लगाने पर उत्पन्न होने वाले इकाई क्षेत्रफल पर बल को प्रतिबल कहते हैं। तो आंतरिक प्रतिबल होते हैं, इंटरनल जो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है वो प्रतिबल कहलाता है। एक लोड लिया मैंने, ये लोड मैंने इस पे लगा दिया W, इसका एरिया है A, तो इस पर हम जो प्रतिबल मानेंगे वो मानेंगे W/A। लेकिन ये एवरेज होगा, इस पॉइंट पे अगर फोर्स लग रहा है तो यहाँ पे प्रतिबलों का मान बहुत ज्यादा होगा, जबकि इन किनारों पे मान कम होगा। सेफ्टी की दृष्टि से देखें तो ये हिस्सा टूट सकता है, जबकि प्रतिबल का मान एक्सीड नहीं कर रहा है लिमिट से, तब भी ये टूट सकता है। यानी प्रतिबलों के मान को हम एवरेज रूप में लेते हैं, औसत रूप में लेते हैं, इसलिए इनकी विश्वसनीयता खतरे में है, इनकी विश्वसनीयता हम पूरी तरह से नहीं मान सकते। और ये एक बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ी कमी है इस विधि में कि हम स्ट्रेसेस का एक्यूरेट मेजरमेंट सरलता से नहीं कर सकते, इसलिए धीरे धीरे करके इस विधि को हम छोड़ते जाते हैं। अल्टीमेट लोड मेथड, इस मेथड में हम लोड को सुरक्षा बढ़ाने के लिए हम लोड को लोड फैक्टर से मल्टीप्लाई करके बढ़ा देते थे। इसमें हम प्लास्टिक स्ट्रेंथ का भी यूज कर लेते थे, अपेक्षाकृत ये इकोनॉमिकल मेथड थे। लेकिन जो अल्टीमेट लोड मेथड है उसमें हमने इन दोनों के अच्छे फीचर्स का उपयोग कर लिया है। जैसे इसमें एक पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है, ये कहां से आया, यहां से आया। एक पार्शियल लोड फैक्टर होता है, ये कहां से आया, इससे। यानी दोनों विधियों के दो अच्छे फीचर हमने उठा लिए। ये विधि संभाव्यता के सिद्धांतों पर आधारित है, प्रोबेबिलिटी के सिद्धांतों पर आधारित है। इसलिए हम ये देखते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर में जो मटेरियल यूज हो रहा है उसके फेलियर की प्रोबेबिलिटी 5% से ज्यादा ना हो। लोड के एक लिमिट से एक्सीड होने की, स्ट्रक्चर के लाइफ टाइम में एक वैल्यू से एक्सीड होने की संभाव्यता 95% से ज्यादा नहीं, 95% संभाव्यता यह होनी चाहिए कि लोड एक लिमिटिंग वैल्यू से ज्यादा नहीं होंगे। तो इस तरह से हम संभाव्यता के सिद्धांतों का उपयोग करते हैं। इसके अलावा इसमें सारी चीजें स्ट्रेन के आधार पर होती हैं, विकृतियों के आधार पर होती हैं। विकृतियां मापना बड़ा आसान है, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसे हम साधारण रूप से बड़े आसानी से नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, इसमें हमारी कोई गलती नहीं होती। तो ये ज़्यादा रियलिस्टिक है, ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, ज़्यादा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड मेथड है। इसमें जो सेक्शन आता है वो अपेक्षाकृत सुरक्षित भी होता है और इकोनॉमिकल भी होता है, मटेरियल कम यूज होता है और स्पेस भी बचता है। इस तरह से ये मेथड बाकी दो मेथड से बहुत बहुत अच्छी मेथड होती है। इसलिए आज के समय में हम लिमिट स्टेट मेथड का उपयोग करते हैं। क्या होती है लिमिट स्टेट? Limit state may be defined as the acceptable limits for safety and serviceability. हम सुरक्षा के लिए और सर्विसिबिलिटी के लिए कुछ सीमाएं बनाते हैं। जब हमारा स्ट्रक्चर उन सीमाओं को एक्सीड करता है, सीमाओं से बाहर जाता है, तो हमारा स्ट्रक्चर फेल मान लिया जाता है। तो हम विफल होने के पहले संरचना के लिए सुरक्षा और सेवा की सीमाएं, स्वीकार्य सीमाएं परिभाषित कर देते हैं। हमारा स्ट्रक्चर सुरक्षा में और सेवा में दोनों में सुरक्षित रहना चाहिए।
इसके लिए हमने लिमिट्स बनाए हैं और वो लिमिट्स कभी एक्सीड नहीं होते, इसलिए हमारा स्ट्रक्चर सुरक्षित रहे। यही हमारी सीमांत अवस्था विधि है या लिमिट स्टेट मेथड है। बड़े छोटे से शब्दों में इसे डिफाइन किया जा सकता है। क्या क्या हमारे लिमिट स्टेट होते हैं? जैसे हम सर्विसिबिलिटी या सेवा की बात करें तो सेवा में डिफ्लेक्शन यानी विक्षेप, हमारा स्ट्रक्चर है सिंपली सपोर्टेड बीम है तो इसमें कितना विक्षेप परमिटेड है, उससे ज़्यादा अगर विक्षेप होता है तो हमारे स्ट्रक्चर को हम अनसेफ मान लेंगे। क्रैकिंग, अगर हमारे स्ट्रक्चर में कहीं क्रैक आते हैं तो किस लिमिट तक वो क्रैक हम परमिट करेंगे, उस लिमिट से ज़्यादा क्रैक आने पे हम स्ट्रक्चर को सेफ नहीं मान सकते। कोलैप्स, हमारा स्ट्रक्चर कब टूट जाएगा, किन किन विधियों में टूटेगा? तो पहला होता है फ्लेक्सर या बेंडिंग में, हमारा स्ट्रक्चर बेंडिंग में टूट सकता है। क्या लिमिट्स होंगे कि वो बेंडिंग में फेल ना हो? क्या लिमिट्स होंगे कि हमारा स्ट्रक्चर शियर में फेल ना हो? और क्या लिमिट्स होंगे कि हमारा स्ट्रक्चर टॉर्सन में फेल ना हो? इस तरह से जो हमारे लिमिट होते हैं स्ट्रक्चर में, हम स्ट्रक्चर को इन सारी चीज़ों के लिए एक साथ टेस्ट करेंगे और वो इनमें से किसी एक के लिए भी फेल नहीं होना चाहिए। इनमें से किसी एक की भी फिक्स्ड लिमिट को पार नहीं करना चाहिए। जब हमें ऐसा स्ट्रक्चर मिल जाएगा तो वो सुरक्षित होगा, इन सब चीज़ों में सुरक्षित होगा और वो स्ट्रक्चर सेफ कहलाएगा। इस तरह से हम लिमिट्स डिफाइन करके अपने स्ट्रक्चर को सेफ कर लेते हैं। तो एक बार समराइज कर लेते हैं। वर्किंग स्ट्रेस मेथड इलास्टिक मेथड थी और उसमें हम केवल इलास्टिक लिमिट तक मटेरियल की स्ट्रेंथ का यूज करते थे। लिमिट स्टेट मेथड में हमने अल्टीमेट लोड मेथड और वर्किंग स्ट्रेस मेथड दोनों का उपयोग किया है। इसमें हम इलास्टिक लिमिट के बाद की स्ट्रेंथ का भी उपयोग करते हैं। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है और हम स्ट्रेन के आधार पर हर चीज़ को डिज़ाइन करते हैं। स्ट्रेन का मेजरमेंट एक्यूरेटली किया जा सकता है, इसलिए ये मेथड ज़्यादा रियलिस्टिक मेथड है। इसमें हम फेलियर के पहले की लिमिट्स को डिफाइन कर देते हैं। जब तक हमारे स्ट्रक्चर में वो लिमिटेड पैरामीटर्स बने रहेंगे तब तक हमारा स्ट्रक्चर फेल नहीं होगा। जैसे कि हम कोलैप्स की और सर्विसिबिलिटी की लिमिट्स फिक्स कर देते हैं। कोलैप्स में हम बेंडिंग, शियर, टॉर्सन की लिमिट्स फिक्स कर देते हैं। सर्विसिबिलिटी में क्रैकिंग और डिफ्लेक्शन की। हमारा स्ट्रक्चर इन सब चीज़ों में सुरक्षित होगा। इसमें थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी का भी यूज़ किया जाता है, संभाव्यता का भी उपयोग किया जाता है और हम देखते हैं कि हमारे मटेरियल जो हम यूज़ कर रहे हैं स्ट्रक्चर में उसके फेलियर के चांस 5% से कम रहें। हम जितना लोड इसका डिज़ाइन लोड ले रहे हैं वो स्ट्रक्चर के लाइफ टाइम में 95% टाइम तक विद इन लिमिट रहना चाहिए, उस सीमा से बाहर नहीं जाना चाहिए। ये हमारी शर्तें होंगी। इस लेक्चर में हमें इतना ही देखना था। अगले लेक्चर में हम इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।